विद्यार्थियों, आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के फील्ड में एक अहम टॉपिक से परिचित कराएंगे जिसका नाम है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के फील्ड में एक अहम भूमिका निभाता है। अधिकांश विद्यार्थियों के माइंड में इसको जानने की चेष्टा रहती है, अधिकांश डाउट भी क्रिएट रहते हैं। तो आज हम जानेंगे क्या है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स को समझाने के लिए, किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स को समझाने के लिए साइंटिस्ट कूलॉम ने एक लॉ दिया है, जिसे उन्हीं के नाम पर कहा जाता है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। हम अंग्रेजी में कहेंगे तो टू एक्सप्लेन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज दो प्रकार के हो सकते हैं, लाइक या अनलाइक। लाइक चार्ज में रिपल्सन लगता है और अनलाइक में अट्रैक्शन लगता है। तो टू एक्सप्लेन द लॉ या टू एक्सप्लेन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, टू एक्सप्लेन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, scientist Coulomb suggested a law. This law be known as after on a name Coulomb's inverse square law of force. According to this law, वो क्या कहता है कूलॉम? कूलॉम कहता है किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जों में लगने वाला फोर्स उन पॉइंट चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जों में लगने वाला फोर्स उन दोनों पॉइंट चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ही इसका नाम रखा है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। तो क्या कहेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्यों? अनलाइक बैटरी लगेगा, अट्रैक्शन लगता है, और लाइक है तो रिपल्सन लगेगा। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of both charges and is inversely proportional to the square of distance between them. अब बात आती है डायरेक्शन की। तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलग। रिपल्सन है तो दिख रहा होगा लाइन पर ही, और अट्रैक्शन है तो लाइन पर दिख रहा होगा। तो क्या कहेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of both charges and is inversely proportional to the square of distance between them. The direction of this force is along to the line joining them. हमने आपके सामने चित्र में दो पॉइंट चार्जेस लिए Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। तो लॉ क्या कहेगा कि F जो है प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2, जो कि अपन ने खुद कहा है कि फोर्स जो है वो दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब इसकी बात होगी तो आपको मालूम R को कांस्टेंट लेके चलना होगा, RH कांस्टेंट, क्योंकि जब एक टाइम पर चार्ज की बात करेंगे तो डिस्टेंस को इग्नोर करके चलेंगे। इसके अलावा हमने बताया है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस समय चार्ज को क्या करेंगे? कांस्टेंट। तो Q1 Q2 एज क्या? कांस्टेंट। राइटिंग इन कंबाइन देम तो क्या होगा? देख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर एक कांस्टेंट आएगा, हमने स्मॉल ए ले लिया है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा लॉ बनता है कूलॉम्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पर जो स्मॉल ए है उसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। ये कांस्टेंट कूलॉम के लॉ से आया है, इसे हम बोलेंगे कूलॉम्स कांस्टेंट। अब जो स्मॉल ए दिख रहा है इसकी वैल्यू जो है मेजरमेंट इन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पर डिपेंड करती है। यदि हम सीजीएस में आते हैं, इन सीजीएस सिस्टम फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम की बात करें, सीजीएस में एयर वैक्यूम की बात करने पर हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली मिला है कि ए का मान हमें बल प्राप्त होता है। यदि बल प्राप्त होगा तो ए का मान बल लगा देते हैं, तो क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये लॉ है हमारा कूलॉम्स का सीजीएस सिस्टम में। फोर्स की आपको मालूम है सीजीएस यूनिट होती है डाइन, अतः लॉ कहलाएगा डाइन के टर्म्स में।
और आगे देखें, यदि हम एसआई में चलते हैं, एसआई सिस्टम में चले, एयर वैक्यूम की बात करें, एयर वैक्यूम के लिए देखें एसआई सिस्टम में, तो हमने देखा है कि हमें स्मॉल ए की वैल्यू जो मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू भी होती है 9 × 10⁹। यदि लगाकर देखें तो f का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान लग गया Q1 Q2 अपॉन r²। आप देख सकते हैं ये फोर्स की वैल्यू आई, एसआई में निकाल रहे हैं तो आपको मालूम है इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम इसी टॉपिक में आगे की चीज समझाते हैं। स्टूडेंट्स आपने नोट कर लिया होगा, अब आगे देखते हैं। हमने देखा कि सीजीएस में वैल्यू ये आती है, एसआई में वैल्यू ये बनती है। अब यदि हम आगे बढ़े तो देखो, यदि हमने मान लिया कि हमारा जो पॉइंट चार्ज है दोनों वो किसी मीडियम में रखे और मीडियम का डायरेक्ट क्वेश्चन में कितना मान लिया कि उस समय इस वैल्यू को ऐसे काउंट किया जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यदि मीडियम है तो K का मल्टीपल करेंगे। K क्या है, डायरेक्ट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू सीजीएस के लिए एयर मतलब अपन यदि बात करते हैं मीडियम लेके चल रहे, यदि एयर वैक्यूम नहीं लिया तो K का मान 1 हो जाएगा। यदि कोई मीडियम लिया तो मान लो वाटर है तो 81, यदि माइका है तो 5, यदि मेटल है तो इनफाइनाइट होता है। तो यदि मीडियम लेके चलते हैं इसकी वैल्यू के लिए तो K का मान * हो जाएगा। या एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वायु निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होती है, तो मैंने बताई आपको 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम आपको यूनिट चार्ज की परिभाषा बताएंगे कूलम के लॉ के द्वारा। अभी अपने देखा कूलम के लॉ में ऐसा ही सिस्टम में इसकी वैल्यू ये आती है। यदि इस वैल्यू को लिया जाए Q1 Q2 दोनों की वैल्यू को 1 कर देते हैं और डिस्टेंस कितनी की मैंने 1 मीटर, और इसकी वैल्यू तो मैंने बता चुका हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 × 10⁹। इन तीनों वैल्यू को ऊपर रख दें तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 Q2 1 है, R का मान 1 है, तो वैल्यू कितनी फोर्स की आती है 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी 1 कूलम कितना चार्ज है कि 1 कूलम वह चार्ज है जो कि एयर वैक्यूम में यूनिट मतलब एयर वैक्यूम में सेम क्वांटिटी के चार्ज और लाइट चार्ज दोनों सेम लिए हमने, सेम क्वांटिटी के लाइट चार्ज को यदि 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख देते हैं तो इनके बीच में कितना फोर्स लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन। आप देख सकते हैं 1 कूलम इज द चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड एयर ऑफ वैक्यूम, माने 1 कूलम वह चार्ज है जो कि एयर वैक्यूम में रखे कितने पर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे, कितने लाइक और इक्वल चार्जों को रख दिया जाए तो यदि उनके बीच में कितना 9 × 10⁹ न्यूटन का रिपल्सन, क्यों कह रहे हैं लाइट में क्या लगता है रिपल्सन फोर्स लगता है, इतना फोर्स लगे तो उस चार्ज को हम क्या बोलते हैं यूनिट चार्ज है 1 कूलम। यानी 1 कूलम वह चार्ज है, 1 कूलम द चार्ज व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन एयर ऑफ वैक्यूम एट द डिस्टेंस ऑफ कितनी 1 मीटर फ्रॉम एन इक्वल एंड लाइक चार्ज। दोनों चार्ज कैसे चाहिए लाइक और इक्वल, और उनमें कितना लगे फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन का रिपल्सन फोर्स लगे तो उस चार्ज की वैल्यू को हम क्या कहेंगे 1 कूलम कहते हैं। आप इसको भी नोट कर सकते हैं। आप लोगों ने स्टूडेंट नोट कर लिया होगा। अब आपको कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन को समझाते हैं। तो देखिए इनका लिमिटेशन और क्या है सिग्निफिकेंस। दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। आपको बता दिया गया कूलम का लॉ केवल पॉइंट चार्जों के लिए ही सही माना जाता है, लेकिन हमारे पास अदर लॉ नहीं है अभी, अतः इसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जों के लिए भी वैलिड किया जा रहा है। लेकिन यदि अदर लॉ आ जाता है तो इस लॉ को हटाकर उस लॉ को ही लिया जाएगा। यानी कूलम्स लॉ जो है यह केवल पॉइंट चार्जों के लिए ट्रू माना गया है, लेकिन आजकल हमारे पास अदर लॉ न होने की वजह से इसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जों के लिए भी सही मान सकते हैं, माना जा रहा है। दूसरी बात, दिस लॉ होल्ड्स ओनली फॉर द
द चार्जेस एट रेस्ट। यह लॉ केवल उन्हीं प्रकार के चार्जों पर लग सकता है जो कि स्टेशनरी यानी रेस्ट रहते हैं। यदि आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो लॉ अदर नियम से दिए जाएंगे, जिसे अपन कहते हैं लॉरेंज फोर्स एटसेट्रा। जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उस पर अदर लॉ लगेंगे, कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। तीसरी बात, दिस फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। यह नियम लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कि यह न्यूक्लियस साइज के पार्टिकल से चालू होता है। एटम के भीतर न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन में लगता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में लगता है। यह लॉ जो है हमारा न्यूक्लियस साइज से चालू होता है, 10 टू द पावर 15 मीटर से चालू होता है। इसके अलावा भी यह लॉ काफी किलोमीटर की डिस्टेंस तक लगता है, ऐसे कहा जाएगा लॉन्ग रेंज फोर्स। चौथी बात, ये लिमिटेशन पॉइंट आपका चौथा आएगा, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। यह लॉ जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर कार्य करता है। और पांचवा आखिरी पॉइंट है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इन देयर विकिनिटी। यानी यह लॉ किसी दो चार्जों के पास में यदि तीसरा चार्ज रख दिया जाता है तो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से इसके फोर्स पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात दो चार्जों के बेटा बीच में ये तीसरा चार्ज आ भी जाता है तो भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फोर्स वही का वही रहता है, जितना फोर्स लग रहा था वही रहेगा। तीसरे के आने से इस फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होगा। यदि कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपने कमेंट का बताएं मुझे क्या डाउट है, आपको समझाएंगे।